हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट मैपिंग को। तो ग्रेविटेशन जो हमें दे रखा है उसमें ग्रेविटेशन के बारे में बता रखा है। तो ग्रेविटेशन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में। बायएंट फोर्स के बारे में पढ़ना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ये कभी कभी 10 भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक हमें फोर्स का फॉर्मूला बता रखा है, कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, r का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमें इसमें पढ़ना है बायएंट फोर्स के अंदर थ्रस्ट इजिकल्स टू प्रेशर, P इजिकल्स टू एफ अपॉन ए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। P का मतलब होता है प्रेशर, F का मतलब होता है फोर्स, A का मतलब होता है एरिया। इसके अलावा स्मॉल g कैपिटल G इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। R का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल M का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल G का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G की एक फिक्स वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम हाइट। हमने क्या करा, एक स्टोन को, छोटे से स्टोन को ऊपर से गिराया तो इट एक्सेलरेट टूवर्ड अर्थ, और वो कहाँ पर आएगा, अर्थ की तरफ आएगा। द स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टूवर्ड द अर्थ मीन्स द सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, और उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट होगा। द फोर्स विच पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ, और जो फोर्स अर्थ उसे खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने में, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और उस फोर्स का नाम क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन इन 1687 प्रपोज्ड अ लॉ, इन्होंने एक लॉ प्रपोज करा अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इन्होंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स प्रेजेंट होता है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, विच इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और इस लॉ में क्या बताया गया है वो हमें देखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास। जैसे इसमें एक मास m1 है और इसमें एक मास m2 है। ठीक है, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। इसके कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। ठीक है, ये इसमें बताना चाह रहा है। इसके बाद ये कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे लिखते हैं कि सामने नहीं आना चाहिए डी का आना चाहिए 1 ऊपर आना चाहिए और डी का आना चाहिए नीचे आना चाहिए। साइन दोनों का सेम होता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनवर्सली हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉ। तो लॉ फिर कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके अलावा इसके अंदर हमने लेट द मास मान लिया, एक को m1 मान लिया, एक को m2 मान लिया।
ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का हमारे पास मास है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इन दोनों में ये आपस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें दे रखा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू एम के, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इससे हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है F इजिकल्स टू जी m1 इंटू एम टू अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला इससे बन जाता है। वेयर g इज अ कांस्टेंट, g क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू लेनी पड़ती है कांस्टेंट, जिसका नाम है g, और g जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। इफ यूनिट ऑफ एफ इज इन न्यूटन, एम इज इन केजी, ये बता रहा है कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है, और जबकि मास की यूनिट क्या होती है यहाँ पर, केजी होती है, ठीक है। और डी किस में मापा, डी किस में लिया था, मीटर में, यानी कि डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, ठीक है। तो जी, कैपिटल जी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ का यानी कि डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डी स्क्वायर, और अपॉन में आया था है m1 इंटू एम टू। ये किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी कि कैपिटल जी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसके अलावा अब f इंटू डी स्क्वायर, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मीटर होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस की, मीटर होती है, और स्क्वायर लग रहा है उसके ऊपर तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। m1 का मतलब केजी, फिर एक और केजी, केजी और केजी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, केजी स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल जी की एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी कैपिटल जी की वैल्यू है। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो ये बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब हर ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है ऑन द अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन किसमें, अपोजिट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास। इसके कहने का मतलब है या कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स में। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें बता रखा है इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन, हमने एक फ्रीली फॉलिंग स्टोन गिराया एंड द अर्थ, स्टोन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, और वो स्टोन कहाँ आ जाएगा, अर्थ पर आ जाएगा। मीन्स अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन, अर्थ क्या कर रहा है, उस स्टोन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये बताता है स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। न्यूटन का हमें कौन सा लॉ बताता है कि स्टोन भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ का, न्यूटन का थर्ड लॉ। कौन सा लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा रियली इट इज ट्रू, स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स, सेम फोर्स से करेगा, यानी कि फोर्स इक्वल टू एम ए, बट ड्यू टू वेरी लेस मास ऑफ स्टोन, लेकिन मैस जो उसका मास है वो बहुत कम है। द एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन द अर्थ टूवर्ड्स द स्टोन
1.65 इंटू 10⁻⁻24 मीटर विच इज़ नेग्लिजिबल एंड वी कैन नॉट फील इट। मतलब जो उस वो खींचेगा ना वो अपनी तरफ उसको स्टोन अर्थ को, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। कितना होगा? 1.65 इंटू 10⁻⁻24, जो नेग्लिजिबल होगा, जो मतलब बिल्कुल एकदम माना नहीं जा सकता। एंड वी कैन नॉट फील इट, और बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि वो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, स्टोन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स दैट बाइंड अस द अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द टाइड ड्यू टू मून इन द सी। तो ये क्या दे रखे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस दे रखे हैं किसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसमें बता रखा फ्री फॉल्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। अब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, कहाँ फेंका जाता है, ऊपर, थ्रोन अपवर्ड, ऊपर फेंका गया। इट रीचेज अ सर्टेन हाइट, वो कुछ हाइट तक जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा। व्हेन इट स्टार्ट फॉलिंग, और फिर दोबारा से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड द अर्थ। इट इज बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशन इज exert on it. These fall under the influence of earth is called free fall of the object. और इसी को कहा जाएगा फ्री फॉल, क्योंकि वो फ्रीली क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्री फॉल द डायरेक्शन डू नॉट चेंज, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये ऐसे करके गया और ऐसे ही करके वापस आ जाएगा, लेकिन इसका कोई भी डायरेक्शन बदलेगा नहीं। बट द वेलोसिटी कंटिन्यू चेंजेस, लेकिन इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा, और इसी को कहा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके कहने का मतलब ये, ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल, जब फ्री फॉल होगा तो कोई भी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंजेस आएगा। इसी को कहा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। किससे? स्मॉल जी से। किसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। इट्स यूनिट द सेम एज एक्सेलरेशन, इसकी जो यूनिट होती है, यानी कि स्मॉल जी की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और यही सेम टू सेम यूनिट किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि स्मॉल जी और एक्सेलरेशन की सेम यूनिट होती है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। The uniform acceleration produced in freely falling object due to gravitational force of earth is called acceleration due to gravity. जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक जैसा प्रोड्यूस होता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से होता है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। यानी जो एक्सेलरेशन हो रहा है एक जैसा, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल जी से। एंड इट्स ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ऑलवेज ये एक्ट कैसे होता है, टूवर्ड द सेंटर, मतलब अर्थ के सेंटर से एक्ट होता है ये, बिल्कुल बीचों बीच से। इसके अलावा वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एफ इजिकल्स टू, ये एक फॉर्मूला है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और मून अपॉन में आर स्क्वायर। एम ई का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, स्मॉल जी ड्यू टू फोर्स, एफ इजिकल्स टू एम जी, क्योंकि एफ का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एफ का जो फॉर्मूला है मास इनटू जी, यानी कि ए की जगह क्या आ गया है, जी, ठीक है। अब क्या होगा, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है, तो हम एम इंटू जी लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने जो ये पढ़ा है यहाँ पे एम इंटू जी, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास क्या है, कैपिटल जी है, फिर हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, और एक हमारे पास एक और मास है, ठीक है। इसके अलावा आर स्क्वायर है, ये हमने लिख दिया। अब क्या होता है, आगे हम देखेंगे इसमें, तो एम जी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो एम है, ये वाला एम और ये वाला एम छोटा वाला, ये आपस में दोनों कट हो जाएंगे, सामने सामने कट जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा, जी बचेगा हमारे पास।
और क्या बचेगा, जी एम ई बचेगा, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा। तो हमें स्मॉल जी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्मॉल जी का फॉर्मूला कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमें मिलेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमें बता रखा है कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स है, ये दे रखी है, हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इसके अलावा हमें दे रखा है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ भी हमें इसमें गिवन है 6 इंटू 10⁻24 केजी। इसके अलावा आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें दे रखा है 6.37 इंटू 10⁻6 की पावर होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्मॉल ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो हमने रख दी, जो कैपिटल जी की वैल्यू थी, ठीक है। इसके अलावा मास ऑफ अर्थ था, उसकी वैल्यू हमने रख दी 6 इंटू 10⁻24 जो यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यू रख दी कैपिटल जी की, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दी, और हमारे एक फॉर्मूले में देखा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो थी 6.37 इंटू 10⁻6, ये वाली हमने रख दी। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगी स्मॉल जी की वैल्यू वो मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये हमारी होगी स्मॉल जी की वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू चेंज भी हो जाती है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब बदलती नहीं है किसकी, कैपिटल जी की, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू बदल सकती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मतलब वो हमेशा एक जैसा रहता है। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसमें जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, सब ग्रेविटी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं, इसमें हमें बता रखा है एक स्मॉल जी का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें दे रखा है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और स्मॉल जी जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं होती। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है ऑलवेज एंड एवरीवेयर, हर जगह। लेकिन इट्स वैल्यू वेरीज इट वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, किसकी, स्मॉल जी की। इट्स यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है कैपिटल जी, जबकि स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है इसमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी होता है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें हमें बता रखा है इफ़ टू स्टोन, हमारे पास दो स्टोन है 150 ग्राम और 500 ग्राम, आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट, एक 150 ग्राम का है एक 500 ग्राम का है, और हमने क्या करा, इसको हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करा। विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन सा स्टोन धरती पर पहुंचेगा और क्यों, एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इट वॉज गैलीलियो who first time demonstrate the defect the acceleration of the object falling freely towards the earth does not depend on mass of the object। उन्होंने बोला था कि वो फ्रीली फॉल करेगा अर्थ की तरफ, लेकिन उसके अंदर वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इट कैन वेरीफाई द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन ये किसके द्वारा वेरीफाई करा गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा वेरीफाई गया। इसमें बताया गया लेट एन ऑब्जेक्ट मास एम, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट का मास एम लेना है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे आर ले लेना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एफ
कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। एम ई का मतलब है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। एफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस एफ की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। कैपिटल जी हमारे पास है मास ऑफ अर्थ सेम टू सेम, स्मॉल m सेम टू सेम अपॉन में आर स्क्वायर सेम टू सेम। अब हमें क्या करना है इसमें हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि ये वाला जो m है और ये वाला जो m है आपस में कट जाएंगे सामने, तो क्या बचेगा, एक्सल ए बचेगा, कैपिटल जी बचेगा हमारे पास, मास ऑफ अर्थ और अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो बच रहा है एक्सेलरेशन कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास इसमें बच रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सो एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड द डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मास ऑफ अर्थ मतलब किसके, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो स्टोन ऑफ द मास 150 ग्राम एंड 500 ग्राम विल रीच द अर्थ सरफेस टुगेदर। यानी कि कहने का मतलब ये है 150 ग्राम और 500 ग्राम वाला जो स्टोन है वो धरती पर एक साथ पहुंचेंगे दोनों, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें नेक्स्ट बता रखा है केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1, अब इसके अंदर हम ये देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड द अर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया गया वर्टिकली अपवर्ड या थ्रोन करा गया, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया, अगर नीचे से व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टूवर्ड द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, मान ले नीचे आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u होएगी। ये बात हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब शुरुआत में वो चीज़ रुकी हुई थी, ठीक है, बाद में वो चीज़ नीचे गिरी। अगर शुरुआत में वो चीज़ रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, तो एक हमने मोशन में एक इक्वेशन पढ़ी थी v इजिकल्स टू u प्लस at, ये हमने पढ़ी थी। इस इक्वेशन में क्या चेंजेस होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ये हमने पढ़ी थी v इजिकल्स टू u प्लस at, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा v इजिकल्स टू u प्लस gt, यानी कि a किसके बराबर है, g के, a किसके बराबर है, g के, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में, s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पढ़ा था। इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें जो चेंज होने की चांसेस हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, s की जगह h आ जाएगा, h इजिकल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्या हो जाएगा, gt स्क्वायर, मतलब s किसके बराबर हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा h के, और g किसके बराबर हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा a के, ये इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा तो एक और इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, जो हमने मोशन में पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा, और s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा केस नंबर 2 में हम देखते हैं, केस नंबर 2 में हमें बता रखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, मान लो रेस्ट पोजीशन में है, मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है, क्या होती है, 0, देन द वेलोसिटी, तो v किसके बराबर हो जाएगा, gt के, v किसके बराबर हो जाएगा, gt के, और हाइट कवर द t सेकेंड h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, v स्क्वायर इजिकल्स टू 2gh, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 में बता रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2gh। इसमें जो हमें लेकर चलना है, यानी कि a किसके बराबर है, g के, यानी कि इसमें जो g हो जाएगा वो नेगेटिव का हो जाएगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को
ऊपर फेंका जाएगा नीचे से तो, ठीक है। अब हम देखते हैं मास। द मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट्स। जो मास होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट। मास क्या है, मास के अंदर केवल मैग्नीट्यूड है और कोई भी डायरेक्शन नहीं है, यानी कि कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास kg which is written in short form kg. Mass of the body is constant and does not change from place to place. ये बोल रहा है जो मास होता है बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो प्लेस टू प्लेस बदलता नहीं है। मास कभी नहीं बदलता प्लेस टू प्लेस, वो हमेशा एक जैसा रहता है, कांस्टेंट। मास ऑफ द बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसे स्मॉल m से दिखाया जाता है। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, और मास ऑफ द बॉडी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे इसमें बता रखा है वेट। वेट में बता रखा था फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बोल रहा है जो अर्थ के सेंटर से जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वेट कहते हैं। यानी कि W जो होता है वो F के बराबर होता है, यानी कि वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, ठीक है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। यानी कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास m इंटू ए होता है। क्या होता है, m इंटू ए। और हमें पता है कि a किसके बराबर है, a g के बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू जी भी लिख सकते हैं इसको। तो F इजिकल्स टू क्या हो गया, F इजिकल्स टू m इंटू जी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है, फोर्स किसके बराबर है, W के, तो W इजिकल्स टू m इंटू जी। यानी कि वेट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, W इजिकल्स टू एम जी, ठीक है। वेट और इज द फोर्स, वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इट डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्मॉल जी के ऊपर। एंड इस वेक्टर क्वांटिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है। तो यहाँ पर W इजिकल्स टू एम जी दे रखा है हमें, यहाँ पे बता रखा 1 kg वेट है, तो 1 kg मास दे रखा है, 1 kg क्या दे रखा है हमें, मास। तो मास दे रखा है 1 kg हमने रख दिया। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन। यानी कि 1 kg जो वेट है वो किसके बराबर है, 9.8 न्यूटन के बराबर है। 1 kg किसके बराबर है, 1 kg वेट किसके बराबर, 9.8 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमें इस पे दे रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। तो ये बोल रहा है जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम मेजर करेंगे, किसके द्वारा मेजर करेंगे, इनर्शिया के द्वारा, क्योंकि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा तो टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो टोटल क्वांटिटी होती है मैटर की, ठीक है, उसे कहते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द ग्रेविटेशन ऑफ द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब अर्थ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचता है, उसमें फोर्स लगाता है, तो उसे कहते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम रहता है हर जगह पर, लेकिन वेट क्या होता है, अलग अलग जगह पर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मेजरमेंट ऑफ अ मास इज डन बाय यूजिंग अ पेन और अ बीम बैलेंस। इसको हम पेन और बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, इसको स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। मास डज नॉट चेंज इवन द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट एनी प्लेस। ये बोल रहा है कि मास बदलता नहीं है जब तक उसकी वैल्यू जी की जीरो एट एनी प्लेस पे ना हो जाए।
लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ द जी इज जीरो। लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है अगर जी की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं स्मॉल जी के ऊपर। तो स्मॉल जी के ऊपर अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ये बोल रहा है जो रेडियस होता है अर्थ का वो इंक्रीज होता जाता है वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। Therefore, in most of the calculation, we take small g constant at the surface of Earth or closer to it. We move away from the Earth. We can use equation g is equals to gm upon में d square। और इसमें जो पोल होता है पोल पर ग्रेविटी हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जबकि इक्वेटर पर हमें ग्रेविटी कम देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो हमें ग्रेविटी दोनों तरफ क्या मिलेगी, ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इक्वेटर पर हमें ग्रेविटी कम देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। अगर किसी इंसान का वेट 60 है मान लो, ठीक है, 60 न्यूटन है, ठीक है, 60 न्यूटन है, तो उस पे जाके, क्योंकि मास तो कभी बदलता नहीं है, लेकिन मून पर जाने पर, किस पर जाने पर, मून पर, मतलब उसका जो वेट है अर्थ वो 1/6 हो जाएगा। मतलब 60 का अगर 1/6 निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि क्या पता चला कि मून पर जाने पर कितना हो जाता है वेट, 1/6 हो जाता है। कितना, 1/6 अर्थ का 1/6 हो जाता है। अगर अर्थ का किसी का मास 60 है तो मून पर जाने पर उसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है, उसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है, तो कैसे, उसे कहते हैं थ्रस्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास ये कार्डबोर्ड है और इसके अंदर जब हम पिन लगाते हैं तो हम परपेंडिकुलर इसमें फोर्स लगाते हैं, तो यही है थ्रस्ट। ठीक है, इसी को थ्रस्ट कहा जाता है। प्रेशर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इससे फॉर्मूला बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, न्यूटन मीटर -2। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा विच इज कॉल्ड पास्कल। पास्कल क्या होती है, PA। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, पास्कल। पास्कल हमारी यूनिट है प्रेशर की। किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड। प्रेशर मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रेशर के, प्रेशर डिपेंड 2 फैक्टर, 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है फोर्स अप्लाइड, जब हम फोर्स उसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस मतलब कि एरिया कितना है, ठीक है, ओवर विच फोर्स एक्ट, जिसमें फोर्स लगाया जाएगा। 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर और एरिया, सरफेस के एरिया के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, हमें कुछ एग्जाम्पल इसने बता रखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। द बेस ऑफ अ हाई बिल्डिंग, जो मान लो बेस है, इज मेड वाइडर सो दैट द वेट ऑफ वॉल एक्ट ऑन ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये है, जो बेस होता है हाई बिल्डिंग का, इज मेड वाइडर, वो क्या बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वेट होता है वॉल्स का, एक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस, क्योंकि उसका जो वॉल का जो वेट होता है वो क्या लगता है, बेस पे पूरा लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम रहता है। स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रिप। स्कूल बैग्स की मतलब जो स्ट्रिप होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है।
and that the weight of the school bags fall over a larger area of the shoulders and produce less pressure। अगर ये चौड़ी होएगी स्ट्रिप तो हमारे शोल्डर पे जो प्रेशर होगा वो कम लगेगा, ठीक है। अगर ये पतली होएगी तो हमारे शोल्डर पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और फिर वो हमें दर्द भी करेंगे। द ब्लेड ऑफ नाइफ्स, जो चाकू के जो ब्लेड्स होते हैं, आर मेड वेरी शार्प सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। तो वो क्या करते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया मतलब शार्प होते हैं तो बहुत कम एरिया लेते हैं। ऑन अप्लाइंग फोर्स, जब उसमें अप्लाई हम फोर्स लगाते हैं, इट प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर एंड कट द ऑब्जेक्ट इजीली, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आसानी से कट जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें बता रखा है ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, जितने भी लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं सब फ्लूइड होते हैं। एंड दे एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और उनका प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। किसका, लिक्विड और गैसेस का, क्योंकि ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बायोंसी। बायोंसी क्या होता है, द अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स लगा जाता है, यानी कि ऊपर, जैसे हमने कोई चीज़ नीचे डाली और ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है वो, तो उसे अपवर्ड फोर्स कहेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखा है, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोंसी। अगर हमने जैसे एक मग है, मग को हमने नीचे डाला पानी में, फिर भी वो ऊपर आएगा, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें लग रहा है बायोंसी, यानी कि बायंट फोर्स, ठीक है। इट एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। जैसे मान लो एक बाल्टी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और हमने क्या करा, इसमें मग डाला, और जैसे हम मग को डालेंगे, ये पूरी भरी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें डालेंगे ऊपर आ जाएगा, ऐसे डालेंगे ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें लग रहा है बायंट फोर्स, और बायंट फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। बायंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स, और ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बायंट फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, द ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये एक बाल्टी है हमारे पास, ठीक है, बकेट है ये हमारे पास, इसमें हमने क्या करा, एक प्लास्टिक का कॉर्क डाला या कोई ढक्कन डाल दिया हमने, ठीक है। जब ढक्कन डालेंगे वो ऊपर की तरफ तैरेगा, फ्लोट करेगा। क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। और जैसे ही हमने कोई कील डाली, यानी कि नेल डाली, वो नेल क्या हो जाएगी, नीचे आके बैठ जाएगी, यानी कि वो सिंक करेगी। वो क्या करेगी, सिंक। तो यहाँ पर ये बता रहा है, देखो, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। इसके अलावा द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा तो बायंट फोर्स क्या, फ्लूइड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो सिंक करेगा। सिंक करने की कंडीशन क्या है, अगर मान लो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ज़्यादा हुआ तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि सिंक का मतलब नीचे आके बैठ जाएगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हुआ, क्या हुआ, कम, तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ तैरेगा। क्या करेगा, तैरेगा, यानी कि फ्लोट करेगा, ठीक है। फिर हमें बता रखा है दैट्स वाई ऑल पिन सिंक्स, जो सिंक्स मतलब जो पिन्स होती हैं वो क्या करती है, सिंक करती हैं, तो नीचे की तरफ जाके बैठ जाती हैं। एंड बोट शिप जो होती हैं फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर्कमेडिस प्रिंसिपल। और ये हमें किसके द्वारा बताया गया, आर्कमेडिस प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया। इसके बाद डेंसिटी का एक फॉर्मूला दे रखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैपिटल एम मास ऑफ वी इज वॉल्यूम, डेंसिटी को डी से, तो डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी ऐसा यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं आर्कमेडिस प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट दैट व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, अगर कोई बॉडी है वो क्या है, जैसे ही हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और हमने क्या करा, इसमें एक कोई बॉडी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, बॉडी इज इमर्सली फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, ठीक है। इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स, मान लो हमने इसमें क्या करा, एक मग को डाला, पूरी भरी हुई है, तो क्या करेगा, जब ये मग इसमें अपनी जगह लेगा, मान लो इसने जगह ली इस मग ने इसमें, तो ये इतना ही पानी यहाँ पे बाहर निकाल देगा, इतना ही पानी, ठीक है, ये भी जगह लेगा। तो कहने का मतलब ये जो पानी बाहर निकला और मग के अंदर जो पानी है, दोनों यहाँ पे लिखा अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय, मतलब जितना इसने डिस्प्लेस करा और जितना इसके अंदर है, दोनों का वेट बिल्कुल बराबर
होगा। ठीक है, ये बताता है हमें कौन, आर्कमेडिस प्रिंसिपल। आर्कमेडिस प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशन है जो हमें दे रखी हैं। इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं उसके सब्सटेंस को। इसके अलावा दे रखा है इट इज यूज डिजाइनिंग शिप्स, इससे हम शिप का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, और सबमरीन्स का। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल, जो हाइड्रोमीटर होता है और एक लैक्टोमीटर होता है जो मिल्क के लिए काम करता है, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, ये भी इस प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे, आर्कमेडिस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस शिप मेड ऑफ आयरन, क्योंकि ये शिप जो बनी होती है वो आयरन की बनी होती है। स्टील फ्लोट इन वाटर, और जो स्टील होता है वो फ्लोट करता है वाटर में। वियर अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन सिंक इन इट। ठीक है, तो आज ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, ग्रेविटेशन। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो भी है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।